नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस खास लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं समस्त देशवासियों को, अपने दोस्तों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज ये लाइव इसलिए कि हम जब देश का 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो एक नज़र आदिवासी दृष्टि से इस गणतंत्र को देखने की, जब 13 पॉइंट रोस्टर पर देश भर के आदिवासी नौजवान आंदोलित है, तो आइए देखें कि आदिवासियों की दृष्टि से गणतंत्र कैसा रहा है, कितना सार्थक रहा है। सबसे पहले हम आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों की हिस्सेदारी की बात से हम शुरू कर सकते हैं। अक्सर जब स्वाधीनता आंदोलन की बात होती है, भारतीय इतिहास की बात होती है, तो आदिवासियों की अनुपस्थिति दिखाने की कोशिश होती है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में किसी आदिवासी लड़ाके के नाम को इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, जबकि आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों का विजन, उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर आज़ादी की लड़ाई को 1857 से शुरू करते हैं। 1857 में जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है, उस सब से मोटे तौर पर हम परिचित हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारे स्कूल और कॉलेजों में हमको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। हम चाहें ना चाहें उसके बारे में बुनियादी चीजें जानते हैं, और हमको यही हमेशा बताया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू होती है। आदिवासियों के योगदान को लेकर के कोई खास नाम सामने नहीं लाया जाता। कुछ लोग अपने प्रयासों से या आजकल सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के लेखन को देख करके बिरसा मुंडा या एक आध नाम जानते हैं। लेकिन साथियों, आज़ादी की लड़ाई का जो विजन है, और जिस तरह से आज सबाल्टर्न दृष्टि से पूरा इतिहास लिखे जाने की बात हो रही है, वंचितों की दृष्टि से पूरा इतिहास लिखे जाने की बात हो रही है, उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि आदिवासियों का नजरिया क्या है, स्वयं स्वाधीनता का उनका विजन क्या है। अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है वो बड़ा एकांगी है। प्रेमचंद ने जिसको रेखांकित किया, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सिपाहियों ने जिसको रेखांकित किया, स्वयं भगत सिंह अपने पंपलेट्स में, अपनी बातों में जिस बात को कहते थे, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके वही लोग हिस्सा ले रहे थे जो उच्च तबकों के थे। जो प्रेमचंद ने कहा कि जो राय साहब है वो आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल जा चुके हैं, स्वराज के लिए जेल जा चुके हैं, वही जेल जा रहे हैं, वही किसानों का शोषण कर रहे हैं। यानी जो गांधी जी भी जिस बात को रेखांकित करते हैं, भगत सिंह जिस बात को रेखांकित करते हैं, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा वही लोग हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो किसानों और मजदूरों के लिए उत्पीड़क की भूमिका में हैं, शोषक की भूमिका में हैं। मुख्य तौर पर पूंजीपति, पुराने जमींदार, वकील, जो रईस लोग हैं, वही सब लोग आज़ादी की लड़ाई को संभाले हुए थे। इसलिए आज़ादी का जो विजन बना, आज़ादी से जिस तरह की चीजें हमें अपेक्षा थी, उससे एक भिन्न तरह का विजन निर्मित होने लगा। वो इस प्रकार से कि उसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति की बात तो है, लेकिन हमारे आंतरिक सामंतवाद, जो हमारे समाज की अंदरूनी समस्याएं हैं, हमारे समाज के पदानुक्रम हैं, उन आंतरिक समस्याओं और पदानुक्रम को चुनौती देने का भाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से कहीं ना कहीं गायब दिखाई देता है।
इसके बरक्स आप अगर आदिवासी आंदोलनों का इतिहास देखें, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका देखें, तो आप पाएंगे कि पहाड़िया विद्रोह, संताल हुल के बारे में खास तौर पर चूंकि जो आजादी के पहला बड़ा आंदोलन 1857 माना जाता है, उससे ठीक 2 साल पहले सीधो कान्हो के नेतृत्व में संथालों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उससे पहले भी आदिवासी अंग्रेजों से सीधा लोहा ले रहे थे। जो आदिवासियों का स्वायत्तता का सवाल है, अपनी डिग्निटी का सवाल है, वो बिना किसी समझौते के, बिना किसी मध्य मार्ग के, जबकि हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को देखें तो वहां पूर्ण स्वराज की बात बहुत बाद में जाकर के आती है। और जो 26 जनवरी 1930 के बारे में कहा जाता है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की बात हुई, इसलिए 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान भी बनकर के तैयार हुआ। ये दिन खास है, इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो पूर्ण स्वराज का भाव है, पूर्ण स्वायत्तता का भाव है, वो आदिवासी आंदोलनों में शुरू से है। वो एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हैं, वही दूसरी तरफ वे भारतीय सामंतवाद, हमारे आंतरिक पदानुक्रमों के खिलाफ भी लड़ते हैं। ये उसकी खूबी है उन तमाम आंदोलनों की। स्वयं बिरसा के आंदोलन को आप देखें, आप पूरी की पूरी जो सीरीज है, जलियांवाला बाग को सब लोग याद करते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग से ठीक पहले 1913 में मानगढ़ जो कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है, मानगढ़ नाम की एक जगह है। आजकल वहां पर गुजरात और राजस्थान सरकार अपना अपना दावा प्रस्तुत कर चुकी हैं। वहां पर एक स्मारक भी बनाया गया है मानगढ़ के आदिवासियों को याद करने के लिए। उस मानगढ़ में 1913 में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए। हरिराम जी ने इस पर एक अच्छा उपन्यास लिखा है, धूनी तपे तीर। दूसरे लोगों ने भी इसको रेखांकित किया है। इतनी बड़ी संख्या में लगभग 1500, जो कि सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हमेशा कम बताते हैं, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में दर्ज है, इतने आदिवासी वहां शहीद हुए, लेकिन उसके बारे में इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। बिरसा मुंडा के बारे में कोई छोटा मोटा चैप्टर, एक बार मृदुला मुखर्जी से मेरी बात हो रही थी, एक साथ हम एक टीवी चैनल की डिबेट से आ रहे थे कि मैडम आपने इतनी बड़ी हिस्टोरियन है, आपने आधुनिक भारत का इतिहास भी लिखा है, आपने आदिवासियों को लेकर के पर्याप्त जगह क्यों नहीं दी? तो बोले कि ये बात हमको धीरे धीरे पता चली और अब हम इस पे काम कर रहे हैं, जगह देंगे, बिल्कुल जगह दे रहे हैं हम। लेकिन मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको एक जिस तरह से हाशिए का माना जाता रहा है कि जब हाशिए की बात होती है, जब वंचितों की बात होती है, तब आदिवासियों का कहीं जिक्र आता है। मुख्य डिस्कोर्स में, मूल विमर्श में, मूल बहसों में कभी आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाता। आप देखेंगे सेमिनारों में, टीवी डिबेट्स में, या जहां भी कहीं दलितों, आदिवासियों की हिस्सेदारी की बात आती है, तो जब उनसे संबंधित मसला हो तभी। सामान्य मसलों पर आदिवासियों को क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो भारत की संविधान सभा है, उसकी आप बहसें देखिए और आदिवासियों की भल मनसाहत देखिए। आप आदिवासियों ने हमेशा से इस मुल्क को अपना माना है, इसके साथ में सहमति जताई है, इसकी नीतियों के साथ सहमति जताई है। इसलिए आदिवासी स्वयं भिन्न प्रकृति के होने के बावजूद, आदिवासी किसी पवित्र ग्रंथ को नहीं मानने के बावजूद, जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाईयत है, वो सब लोगों के अपने अपने पवित्र ग्रंथ है, पवित्र आस्थाएं हैं। आदिवासी ऐसे किसी ग्रंथ को नहीं मानते। वो हमेशा से स्वायत्त और स्वतंत्र रहे हैं। कोई होली टेक्स्ट नहीं है, वो व्यावहारिकता में जीने वाला समुदाय है। लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए देश की संविधान सभा में, आप जयपाल सिंह के वक्तव्यों को आप देखिए, दूसरे आदिवासी प्रतिनिधियों के वक्तव्यों को देखिए, उन्होंने हमेशा इस राष्ट्र के साथ अपनी सहमति जताई है। लेकिन जब भी उनके अधिकारों की बात हुई, स्वयं संविधान सभा से लेकर के और यूजीसी के वर्तमान रोस्टर तक आप देखिए, जब भी उनके अधिकारों की बात हुई,
हमेशा उनके अधिकारों को दोयम दर्जे का रखा गया है, उनको एक सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए आप संविधान सभा में देखिए, जयपाल सिंह जिन चीजों के लिए लड़ रहे थे, या दूसरे आदिवासी प्रतिनिधि, जो साथी जयपाल सिंह को नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा, जयपाल सिंह उस शख्सियत का नाम है जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, जो हॉकी खेलने वाली भारत की टीम के कप्तान थे, जिनके नेतृत्व में 1928 में भारत ने हॉकी का पहला गोल्ड मेडल या किसी भी खेल का पहला गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने भारत वापस आकर के आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में संविधान सभा के सदस्य बने। इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत जो आजाद देश में भी लगातार सांसद रहे, जिन्होंने तमाम हस्तक्षेप किए, लगातार कॉलम लिखते थे, अच्छे वक्ता थे, संविधान सभा में उनके वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम विचारों के नेताओं से उनका विचार वैविध्य है। इसके बावजूद वो शालीनता से अपनी बात रखते हैं, देश के आदिवासियों का पक्ष रखते हैं। उन जयपाल सिंह ने जब संविधान सभा में आदिवासियों के मसले उठाए तो बहुत सारे लोगों को उससे तकलीफ हुई। स्वयं नेहरू जी को उनसे दिक्कत थी, कई मसलों पर दूसरे नेताओं को दिक्कत थी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया जो आदिवासियों का सबसे बड़ा सवाल था, स्वायत्तता का सवाल। जब भी जयपाल सिंह स्वायत्तता की बात करते हैं, पूरा जो झारखंड आंदोलन है उसी स्वायत्तता के सवाल पर टिका हुआ है। आज लोग झारखंड आंदोलन को भूल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। जयपाल सिंह ने जिस झारखंड का सपना देखा था वो ये झारखंड नहीं है। जयपाल सिंह ने आदिवासियों के जिन अधिकारों की वकालत की थी, वो आप संविधान सभा की बहसों में जाइए, उस पार्थक्य के साथ, उस डिग्निटी के साथ। उस वक्त के नेताओं ने जयपाल सिंह से और देश के अन्य आदिवासी प्रतिनिधियों से यह वादा किया कि अभी आप राष्ट्र निर्माण में सहयोग दीजिए, अभी हम एक नए राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बार आजाद हो जाने दीजिए, एक बार राष्ट्र बन जाने दीजिए, तब हम आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे, आदिवासियों को प्राथमिकता पर रखेंगे। लेकिन साथियों, ऐसा कभी हुआ नहीं। जयपाल सिंह ने अपने प्रयासों से आदिवासी बहुल इलाकों में जिस 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ी, वो आज एक निष्क्रिय अवधारणा बनकर के रह गई है। जिस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की उन्होंने वकालत की, वो एक निष्क्रिय अवधारणा बनकर के रह चुकी है। आज आदिवासी बहुल राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अवधारणा है, लेकिन सक्रिय नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। जयपाल सिंह हो या कोई भी आदिवासी नेता हो, विचारक हो, उनका हमेशा से इस बात पर जोर रहा है, चूंकि आदिवासी एक पृथक समाज है, बाकी समुदायों से भिन्न समाज है, इसलिए देश के आदिवासी हमेशा से गैर आदिवासियों से ये अपेक्षा करते रहे कि आप हमको अपने प्रतिमानों से मत देखिए, आप हमारे पास आइए, दोस्ती करिए, हमको समझिए और आप हमको हमारे नजरिए से समझिए। अक्सर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसको नहीं समझना चाहते। हमारी अपने प्रतिमान है, हमारे अपने मानक है, उन मानकों के आधार पर हम चीजों को देखते हैं। हमने एक सौंदर्य का प्रतिमान बनाया, हमने एक स्वाधीनता का प्रतिमान बनाया, हमने एक सभ्यता का प्रतिमान बनाया, हमने एक विकास का प्रतिमान बनाया और ये मान लिया कि वो अंतिम है, वो सबसे बेहतरीन है। लेकिन साथियों, इस दुनिया में तरह तरह के विचार के लोग हैं, तरह तरह के सभ्यताओं के लोग हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारी सभ्यता, हमारा सोच, हमारी जीवन पद्धति सबसे अच्छी है,
तो ये एक, मैं कहूंगा कि एक समस्या मूलक अवधारणा है। इसको आपको सुधारना चाहिए। आप कल्पना करिए कि जिस तरह के जीवन में आप रह रहे हैं और बाहर का व्यक्ति कोई आपसे आकर के कहे कि आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको ऐसे खाना खाना चाहिए, जो आप हाथ से खाते हो ये ठीक तरीका नहीं है। इसी प्रकार आदिवासियों के ऊपर बाहरी समाजों ने हमेशा अपने मूल्य और प्रतिमान थोपे हैं और उनसे वही अपेक्षाएं की है जिस तरह की वो अपने आसपास के लोगों से करते हैं। लेकिन जयपाल सिंह ने स्पष्ट कहा कि आप हमको सभ्यता मत सिखाइए, आप हमको लोकतंत्र मत सिखाइए, बल्कि हमसे आप लोकतंत्र सीख सकते हैं। लेकिन उन बहसों में जाए बिना मैं कहना चाहूंगा कि जो आदिवासियों की मांग है कि भाई हमको आप स्वतंत्र रहने दीजिए, हम आपके राष्ट्र का हिस्सा है, लेकिन आप इसमें दखल करना बंद करिए। ये मांग उनकी अंग्रेजों से भी थी, ये मांग उनकी भारतीयों से भी थी। ठीक है, ये हमारा मुल्क है, हम इसके संविधान में पूरी आस्था रखते हैं, जितना कि कोई अन्य व्यक्ति रखता है उससे ज्यादा आस्था रखते हैं। लेकिन हम सबके पार्थक्य है, हम सबकी भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को भी हमको समझना होगा, उन भिन्नताओं का भी हमको सम्मान करना होगा। अगर कोई हमसे भिन्न कपड़े पहनता है, अगर हमसे कोई भिन्न खाना खाता है, हमसे भिन्न तरीके से जीवन यापन करता है और अगर किसी को वो परेशान नहीं करता, तो वो कोई समस्या नहीं है। उसके उस विचार को आप समझने की कोशिश करिए, उसको आप बेदखल मत करिए, उसके ऊपर आप अपने विचार, अपनी पद्धति थोपिए नहीं। लेकिन लगातार पिछले 70 सालों में यह हुआ है कि आदिवासियों के ऊपर बाहरी समाजों ने अपने विचार, अपनी पद्धतियां, अपने प्रतिमान थोपे हैं और उनसे इसी तरह की अपेक्षाएं की है। जो आप देखें कि किसी भी संस्था में आदिवासियों की भागीदारी का एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि सवाल में एक समस्या भी है। अक्सर हम दलित या स्त्री नजरिए से जब चीजों को देखते हैं तो हम तमाम उत्पीड़ितों को, या मार्क्सवादी नजरिए से भी हम चीजों को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि उत्पीड़ितों का राज होना चाहिए। जो वामपंथ के नारों में भी आता है, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, कि हम एक खेत नहीं पूरी दुनिया मांगेंगे, या हम लाल किले पे लाल निशान फहराएंगे। आदिवासियों की ऐसी कोई कामना नहीं है। आदिवासियों की इसलिए जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तब हमारी ये कोई कामना नहीं है कि हम सत्ता में हो, हम इस सत्ता को और इसके भ्रष्टाचार को शेयर करें। नहीं, हमारी ऐसी कोई कामना नहीं है। आदिवासियों की सिर्फ इतनी मांग है कि हमें अपनी पृथकता के साथ जीने का, सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार चाहिए। इसलिए आरक्षण की मांग भी आदिवासियों की मांग नहीं है। यह एक संयोग घटित हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की और गांधी जी उसके पक्ष में नहीं थे। इसलिए एक बीच के रास्ते के तौर पे प्रतिनिधित्व का, आरक्षण का, सोशल जस्टिस का एक रास्ता निकाला गया। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि वही एकमात्र रास्ता हो सकता है और वही रास्ता तमाम वंचितों के ऊपर उतना ही फिट बैठता है। ये जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है, सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है, आदिवासियों की कभी मांग नहीं थी इसको लेकर के। लेकिन जब स्वायत्तता के पक्ष में लोग नहीं थे, उनको सम्मानजनक विशेषाधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, तो एक मध्य मार्ग के तौर पर इस प्रतिनिधित्व के सवाल को, इस जिसको आप सामाजिक न्याय कहते हैं, सीटों का बंटवारा, अफर्मेटिव एक्शन, इसको स्वीकार किया गया। आदिवासियों की मांग इससे बहुत बड़ी थी। लेकिन हुआ क्या? जिसकी जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आशंका व्यक्त की वही हुआ। ना स्वायत्तता मिली और ना संविधान प्रदत्त अधिकार ही मिले।
बल्कि कोई आदिवासी अगर संविधान की बात कह करके अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो उसको देश विरोधी या कोई ना कोई उसके ऊपर ऐसा तमगा लगा दिया जाता है जिससे कि वो अपनी बात ना कह सके। यही मौजूदा जो ये रोस्टर का एक मसला चल रहा है उस पर मैं आता हूं, उसमें भी वही हुआ है। आदिवासियों ने इस संविधान में आस्था जताई और जो जितना संविधान सभा के अधिकतम सदस्यों ने सहमति से उनको जितना हिस्सा दिया उस पर संतोष किया। लेकिन क्या हुआ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, क्या हुआ 5वीं और 6ठी अनुसूची का, क्या हुआ आदिवासियों के विशेषाधिकारों का, क्या हुआ उनके जमीन के जंगल के अधिकार का, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। आज से 50 साल पहले जो झारखंड गया हो एक बार उसका आप साक्षात्कार करके देखिए, एक बार उससे बात करके देखिए। आज से 50-60 साल पहले जो छत्तीसगढ़ गया हो उससे एक बार बात करके देखिए। तमाम आदिवासी इलाकों को विकास के नाम पर तबाह कर दिया गया है और उनकी भागीदारी जो उनका प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया तथाकथित रूप से, उसका क्या हुआ? उसका यही हश्र है जिसका सबसे ताजा और दुखद उदाहरण रोस्टर का मसला है। यूं तो ये दलितों का भी नुकसान है, पिछड़ों का भी नुकसान है, लेकिन आदिवासियों को पूरे के पूरे सीन से गायब करने की कोशिश है, पूरे के पूरे परिदृश्य से गायब करने की कोशिश है। एक तरफ उनके जंगल छीन करके, उनके खेत छीन करके, उनकी भाषा छीन करके, उनके अधिकार छीन करके, उनको उनकी जगहों से उनके अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवाल है, उनका अस्तित्व खतरे में है। दूसरी तरफ उनकी अस्मिता, उनका प्रतिनिधित्व वो भी खतरे में है। 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया है, हंसराज सुमन जी भी देख रहे हैं। क्या है ये? संविधान को आप ठीक से पढ़िए, जो संविधान के आर्टिकल 16 में जो बात लिखी हुई है, समानता का अधिकार है सभी को। यूथ फॉर इक्वलिटी का कोई साथी अगर सुन रहा हो तो जरूर सुने। समानता का अधिकार है, लेकिन ये संविधान ऐसे किसी प्रावधान से सरकार को नहीं रोकता जो किसी समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अलग से प्रावधान किया गया, विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत इस देश के दलितों को, आदिवासियों को और बाद में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। आरक्षण से सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन एक अफर्मेटिव एक्शन, एक तरीका है उनको इस लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए। एक बार आप कल्पना करिए कि हिंदुस्तान कितना दिलचस्प देश है और आपने उसका क्या बना दिया है। अगर आप अपने घर में रहें, आपको एक ही घर में रहने का हो, एक ही जैसे कपड़े पहनने का हो, एक ही रंग के, और कोई रंग ना हो दुनिया में, एक ही जैसा खाना हो, एक ही तरह की आवाजें हो, कैसा लगेगा? कुछ समय बाद आप बोर हो जाएंगे, आप जी नहीं सकते। हिंदुस्तान की खूबसूरती, मैं यहां पर अंकारा में बैठा हुआ इस बात को कह रहा हूं, यहां के लोगों से कहता हूं कि हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारा देश इंद्रधनुषी है। इसमें तरह तरह के रंग है जो इसको खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन हमने क्या किया उन रंगों का? हमने उन रंगों को शोषण का आधार बनाया। जो हमारे पार्थक्य है, हमारी विविधताएं हैं, उनको हमने सेलिब्रेट नहीं किया कभी, हमने उनको शोषण का आधार बनाया। तुम काले दिखते हो, गंदे हो, तुम नाटे हो, तुम गंदे हो, तुम यहां के रहने वाले हो, तुम गंदे हो, तुम्हारी भाषा ये है, तुम गंदे हो, तुम तो पांवों से पैदा हुए हो, शूद्र हो, तुम्हें बराबर का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जो हमारा वैविध्य है उसको हम सेलिब्रेट कर सकते थे। देखिए कि यहाँ का खाना इस प्रकार का है, यहाँ के लोगों का शारीरिक गठन इस तरह का है, यहाँ के लोगों का रंग इस तरह का है, यहाँ के लोगों की भाषा इतनी तरह की है। कितनी दिलचस्प बात है कि मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां पे 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं होंगी। हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश,
उसका क्या बना दिया हमने? तुम अलग भाषा बोलते हो, तुम्हारी भाषा में हम बात नहीं सुनेंगे। अगर तुमको केंद्र सरकार से बात करनी है, तुम्हें राज्य सरकार से बात करनी, हिंदी में बात करनी होगी, अंग्रेजी में बात करनी होगी, बांग्ला में बात करनी होगी, तमिल में बात करनी होगी। भाई संथाली में क्यों नहीं, मुंडारी में क्यों नहीं, कोई में क्यों नहीं, गोंडी में क्यों नहीं, भीली में क्यों नहीं? जो किसी की भी मातृभाषा है, क्या वो उसमें अपनी बात नहीं रख सकता? हर किसी नागरिक को अपनी भाषा में बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जो हमारा पार्थक्य है, इस पार्थक्य को, इस वैविध्य को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए था। हम कहते हैं दूसरे देश के लोगों के सामने निबंध लिखते हुए, भाषण लिखते हुए कि हमारे देश में विविधता में एकता है। कैसी एकता है जरा बताइए? आप तमिलियंस के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? दिल्ली में आप चले जाइए, किसी भी कॉलोनी में, कैसे उनसे बात करते हैं? कैसे, क्या राय है आपकी उनके बारे में? दूसरी जातियों के बारे में क्या राय है आपकी? हम इन तमाम वैविध्य को पदानुक्रम का आधार बनाते चले जाते हैं और उसमें भी क्या करते हैं अपने लिए, जिस आइडेंटिटी से मेरा जुड़ाव है वो अच्छी है, बाकी सब खराब है। साथियों, याद रखना चाहिए हमको कि हमारी एक साथ कई अस्मिताएं हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज है, उनको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उनमें से जो एक उत्पीड़ित होने का जिसमें तमगा हमको मिल सकता है, वो तमगा हम ले लेते हैं। हाँ, मैं आदिवासी हूं, मैं दलित हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ग्रामीण हूं, मैं फला इलाके का हूं, इलाके की हूं, उसके आधार पर मुझे लाभ चाहिए। लेकिन दूसरी अस्मिताओं में हमारी क्या भूमिका है, दूसरी अस्मिताओं वालों के साथ हमारी क्या भूमिका है, किस तरह का बर्ताव है, वो हम नहीं जानना चाहते, उस पर हम नहीं बात करेंगे। उसमें हम एक पदानुक्रम पैदा करना चाहते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक, मैं तमाम जो उत्पीड़ित अस्मिताएं उनके प्रोग्राम में जाता हूं, स्त्रियों के प्रोग्राम में देखता हूं, तो वहां पे जाति का दम है, वो नहीं छूटा। जेंडर से लड़ाई है, पितृसत्ता से लड़ाई, लेकिन जाति का दम है। दलितों के प्रोग्राम में यह समस्या है, वहां पे भी पितृसत्ता का दम है। आदिवासियों के अंदर भी समस्याएं होंगी। एक बार विकलांगों के प्रोग्राम में गया, कई बार गया हूं, वहां पे भी जातिवाद है, एक श्रेष्ठता बोध है। अगर दलितों के बारे में बात करेंगे, वंचितों के बारे में बात करेंगे, पदानुक्रम है उनके मन में। क्यों एक पदानुक्रम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो दूसरे को क्यों बना के रखना चाहते हैं? इस देश के आदिवासियों ने आस्था व्यक्त की संविधान में, आप सब में, तो आप उनको उच्च शिक्षण संस्थाओं से क्यों बेदखल करना चाहते हैं? जो मैंने संविधान के आर्टिकल 16 का हवाला दिया, उसमें बात कही है कि समानता के अधिकार को यह बात बाधित नहीं करती कि जिस समुदाय का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके लिए राज्य विशेष प्रावधान करें। वो विशेष प्रावधान किए, और लेकिन वो बात आपको पसंद नहीं आई। पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आदिवासियों की उपस्थिति 2% से भी कम है। उनकी जनसंख्या 8 से 9% है। 2% लोग आपको, आपकी आंखों को नहीं सुहारे। ये कितनी अजीब बात है। वो लोग आने लगे थे, किसी किसी डिपार्टमेंट में देखने लगे थे, और लेके आ गए 13 पॉइंट रोस्टर। एक बार इस बात को समझना चाहिए कि जो आरक्षण की प्रविधि है वो इस ढंग की होनी चाहिए, उसको लागू करने की। रोस्टर क्या है? कई लोग जानना चाहेंगे कि 13 पॉइंट रोस्टर की बार बार क्यों बात हो रही है। रोस्टर क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट में अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण को लागू करने की प्रविधि का नाम है। कैसे लागू करेंगे? जो 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए, 15% अनुसूचित जाति के लिए और 27% पिछड़े वर्ग के लिए, या 3% कई जगहों पर विकलांगों के लिए, उसको लागू कैसे करेंगे आप? उस लागू करने की प्रविधि का नाम है रोस्टर। तो जहां पे बल्क में पोस्टें हैं, जहां पे बल्क में बड़ी संख्या में पद है, वहां पे आप कैसे भी लागू करिए, अल्टीमेटली 7.5%, 15%, 27% हो जाएगा। जहां पे सीटों की संख्या बहुत कम है, वहां पर बड़ी इकाई बनानी पड़ती है।
मान लीजिए आपको वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए रोस्टर लाना है, कैसे लाएंगे आप? आपको किसी ऐसी जगहों पर रोस्टर लाना है, आरक्षण को लागू करना है जहां पर अगले 50 साल में टोटल 3 सीटें भरी जानी है। 3, अगर 50 साल में 3 सीटें सिर्फ भरी जानी है तो वहां पर आप आरक्षण को कैसे लागू करेंगे? तबके इतने सारे हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आप संविधान को मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, कि और बड़ी इकाई करें, जहां उस 3 सीटें जो हैं उसी के नेचर की और जो सीटें उनको भी मिलाएं और कुल मिला के सीटों की संख्या इतनी हो जाए कि हर तबके का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। यही सोच करके कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर लाया गया। यह माना गया कि कुल सीटें 200 के आसपास हो सकती हैं और उन 200 सीटों में इस ढंग से चले, 200 भी 100 के बजाय 200 रखा गया, क्योंकि एसटी का 7.5% है। 200 में जाकर के वो 15 सीटें बन जाएंगी। तो 200 में से 15 सीटें बन जाएंगी एसटी के लिए, 30 सीटें एससी के लिए, 54 सीटें ओबीसी के लिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए 200 पॉइंट रोस्टर लाया गया, उसका एक क्रम बनाया गया और जो कुल सीटें होती थी एक डेट बना ली गई कि इसके बाद जो सीटें भरी जाएंगी, तो जो पहले सीटें यूआर के लिए चली गई, दूसरी यूआर के लिए चली गई, इस तरह से क्रम बनाया गया और वो क्रम चलेगा 200 तक। तो जब 200 पूरी होंगी तो ऑटोमेटिकली एसटी के लिए 15 सीटें भरी जा चुकी होंगी, एससी के लिए 30 सीटें भरी जा चुकी होंगी, ओबीसी के लिए 54 सीटें भरी जा चुकी होंगी और शेष अनरिजर्व्ड है। लेकिन मैं देखता हूं कि अनरिजर्व्ड में अपवादों को छोड़ करके अपर कास्ट के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर बहुत प्रेशर है, सारे के सारे लोग अपर कास्ट के इंटरव्यू बोर्ड में। अनरिजर्व्ड साथियों सभी के लिए खुला है, अनारक्षित है। अगर वो सवर्णों के लिए आरक्षित होता तो लिखा जाता सवर्णों के लिए आरक्षित। वो अनारक्षित है, उसको अनारक्षित की तरह रहने दीजिए। इसके लिए लेकिन ईमानदारी चाहिए। जो लोग संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, उनके अंदर ईमानदारी बहुत कम है, पक्षपात करते हैं। एक बार ये डाटा भी निकाला जाना चाहिए कि अनारक्षित में कितने एससी एसटी ओबीसी को आपने लिया है, खासतौर पे जहां पे इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वो अनारक्षित पूरा का पूरा 100% आरक्षित है उनके लिए, सवर्णों के लिए। ये कैसा न्याय है? संविधान की आत्मा की हत्या करना चाहते हैं। कहा गया कि जिन तबकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है उनका उचित प्रतिनिधित्व किया जाए और आप उनको बाहर करना चाहते हैं। ईमानदारी से काम करिए। तो अभी नया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद जो आदेश आया है, आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे आपने स्रोतों के माध्यम से इसको समझा होगा। सवाल आया दिनेश जी का, क्या 13 बिंदु रोस्टर इसलिए लागू किया गया क्योंकि सवर्ण को लगने लगा कि आदिवासी दलित उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाने से नहीं रोका तो 2 अप्रैल जैसे अनेकों आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इसलिए लाया गया। बात सिर्फ 2 अप्रैल की नहीं है। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद से लगातार देश के दलित आदिवासी आंदोलित हैं, एकजुट हैं। उनकी एकजुटता को तोड़ने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, उनकी जो आवाजें हैं उनको दबाने के लिए, एकेडमिक्स से, पूरे शिक्षण संस्थाओं से उनको बाहर करने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है। उनके होने से क्या फर्क पड़ता है? आप इस लोकतंत्र को समावेशी क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर ये लोकतंत्र समावेशी होगा तो इसमें क्या नुकसान है? सभी तबकों का प्रतिनिधित्व होगा तो क्या नुकसान है? क्यों आपको तकलीफ होती है? कोई 2% भी आ गया तो उससे पूरा का पूरा तो आपने कब्जाया हुआ है। 2% कोई दिखने लग गया, 4% कोई दिखने लग गया, जिसकी आधी आबादी है। तो अभी ये व्यवस्था लाई गई है कि अब 0 मानते हुए कोई डिपार्टमेंट है, इसमें भी रवीश जी ने प्रोग्राम किया, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, सुना कि भाई क्या क्या लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। एक बात मिसिंग है, मैं आपको एक और खतरनाक बात उसकी बताना चाहूंगा। जो नया प्रावधान है, ये सिर्फ 13 पॉइंट रोस्टर या विभागवार रोस्टर नहीं है, ये कैडर वाइज रोस्टर भी है। कल्पना करिए कि किसी विभाग में कुल 5 पद आवंटित है, तो आप उनको 5 मत काउंट करिए।
जब रोस्टर लागू होगा 5 के हिसाब से नहीं होगा। ज्यादातर विभागों की संरचना इस प्रकार की है कि एक प्रोफेसर की सीट होती है, 1 या 2 एसोसिएट प्रोफेसर की सीट होती है और ये 2 या 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट होती है। तो इस मौजूदा रोस्टर के हिसाब से जहां पर एक सीट होगी, प्रोफेसर की है या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी की भी, जहां पर सिर्फ एक सीट होगी वहां कोई आरक्षण नहीं होगा। वहां पे कोई 13 पॉइंट रोस्टर कुछ भी नहीं, कोई 14वीं सीट भी नहीं बनेगी किसी की। वहां पे सारी की सारी यूआर रहेगी और पूरे यूआर का इतिहास देखिए आप। यूआर मतलब अपर कास्ट। ऐसा कानून में नहीं है, कानून में यूआर मतलब अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित। लेकिन उसका सांदर्भिक मीनिंग ये है, उसका सांदर्भिक अर्थ ये है कि वो हमेशा, चूंकि ये माना जाता है अच्छा एडमिशंस के वक्त भी देखा है मैंने, अच्छा हाँ ये रिजर्व कैटेगरी का, इसका तो हो ही जाएगा, छोड़ो इसको ज्यादा नंबर क्या देना, इसका तो रिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा। अरे भाई अनारक्षित में भी ले लीजिए, हम भी इस देश के हिस्सा हैं, इसके नागरिक हैं, हम भी अनारक्षित का हिस्सा है, कभी उसमें भी आप हमको कंसीडर कीजिए। तो अब कैडर वाइज भी हो गया, डिपार्टमेंट वाइज हो गया। तो एक डिपार्टमेंट में सामान्य तौर पर मैंने कहा 5 के आसपास सीटें होती है। प्रोफेसर की सीट है, उस पर कभी रिजर्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सीट है, एक सीट रिजर्व नहीं हो सकती, उसमें रोस्टर नहीं चल सकता, वो हमेशा अनरिजर्व रहेगी। एसोसिएट की भी अगर एक सीट है वो भी अनरिजर्व रहेगी। अगर एसोसिएट की 2 सीटें हैं तब आप देखिए रोस्टर कैसे चलेगा। तो ये कल्पना की गई कि 13 पॉइंट रोस्टर में कि एक सीट ऑलरेडी भरी हुई है, अब 13 पॉइंट्स को काउंट करिए आप। पहली सीट जो आएगी वो अनरिजर्व्ड होगी। एक एसोसिएट प्रोफेसर है। एसोसिएट जनरली आदमी 30 से 40 की उम्र में बनता है, 35 से 40 की उम्र में। वो 20 से 25 साल नौकरी करता है, तब वो रिटायर होगा। एक सीट आई, एक आदमी ने 20-25 साल नौकरी की, फिर वो रिटायर हुआ। फिर दूसरी सीट आई 25 साल बाद में, उसने नौकरी की 20 साल मान लीजिए, उसकी औसत आप सबका 20 साल मान लीजिए। तो 3 लोग जब रिटायर हो गए एसोसिएट बन करके, यानी 60 साल हो गए। 60 साल में पहली रिजर्व सीट आएगी, 3 के बाद में जो चौथी सीट बनेगी वो ओबीसी की बनेगी। फिर 8वीं सीट, 7वीं सीट एससी की बनेगी। 7वीं सीट कितने में बनेगी? लगभग 100 साल मान लीजिए। फिर ओबीसी की बारी आएगी और एसटी की बारी आएगी 13वें नंबर पे। एक सीट भरी जा चुकी है, एक सीट पहले की है जो अनरिजर्व से जहां से शुरू किया था, उसको 13वां कहिए, 14वां काउंट करिए। अगर उसको शामिल करते हैं तो 14वां काउंट करिए, नहीं तो उसको 13वें नंबर पे काउंट करिए। ऐसा लगता है एसटी का तो 13वां कर दिया है। 13वां का अर्थ समझ रहे ना? उनका तो अंतिम संस्कार किया जा चुका है इस रोस्टर के माध्यम से, क्योंकि 13वीं सीट आएगी कितने में? 260 से 280 साल में। एसोसिएट पर 280 साल तक क्या व्यवस्था रहेगी, कौन रहेगा, किसके हिस्से में आएगा, वो कोई नहीं बता सकता। 280 साल तक, 280 साल में सब कुछ बदल जाना है। तब वो एसोसिएट, एक एसटी का फैकल्टी 280 साल बाद में, आप उसको 250 से 300 साल मान लीजिए, औसत मानकर चलें, तो 250 से 300 साल में एक एसटी का व्यक्ति एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता है एक डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट प्रोफेसर में अक्सर 2 या 3 सीटें होती है, वहां पर थोड़ा ये क्रम जल्दी चलेगा, लेकिन कितना जल्दी चलेगा? एक पहले से भरी हुई है, अब एक से शुरू करते हैं। चूंकि 3 सीटें हैं, लेकिन वहां पर समस्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी ज्यादा करता है। जिसकी असिस्टेंट प्रोफेसर पर नियुक्ति हुई है, तो वो चाहे प्रोफेसर बन के रिटायर हो, लेकिन उसकी सीट तब खाली होगी जब वो रिटायर हो जाएगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जनरली 25 से 30 वर्ष की उम्र में कॉलेज में आता है। कुछ इसके बाद हो सकते हैं 1-2 साल पहले आ जाएंगे, कुछ 1-2 साल बाद में आ जाएंगे। कितने साल नौकरी करता है वो? मान लीजिए उसने 30 साल की मैं आया हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, अभी 65 वर्ष की रिटायरमेंट एज है। 35 साल एक आदमी ने नौकरी की, 35 को घटा लीजिए, 30 साल नौकरी की मान लीजिए आप। 30 साल नौकरी करने के क्रम में
एक साथ 3 लोग भर्ती हुए, 30 साल बाद में पहली वैकेंसी जो आएगी ओबीसी की बन जाएगी। फिर एससी की वैकेंसी अगले 30 मतलब 65 साल में एक एससी की वैकेंसी बन जाएगी। एसटी की वैकेंसी कब बनेगी? एसटी की वैकेंसी अंदाजन 100-125 साल में बन जाएगी। एसोसिएट की तुलना में थोड़ा जल्दी, 125 साल में। संतुष्ट है? 125 साल में हमारा नंबर आ जाएगा। क्या संविधान की आत्मा यही है? क्या संविधान में आदिवासियों को स्वायत्तता के बदले जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, वो अधिकार यही है? यही मंशा होनी चाहिए उसको लागू करने वालों की, कि वो ये देखें कि कैसे इनको बाहर किया जाए, या उनका काम ये है कि वो ये सुनिश्चित करें कि कैसे इनकी भागीदारी पक्की हो, ये लोग इस सिस्टम में आ सके, विश्वविद्यालयों में पढ़ सके, पढ़ा सके। देखिए साथियों, अगर हम लोकतंत्र को समावेशी बनाएंगे, सबको साथ में लेकर के चलेंगे, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तो हर नागरिक को ये लोकतंत्र अपना लगेगा, आनंददायी लगेगा। लेकिन अगर हम लोकतंत्र का और इसकी संस्थाओं का लोगों को बेदखल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि राजतंत्र में होता था, जो कि जातिवाद में होता था, जो कि सामंतवाद में होता था, तो ये लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। हमको इसकी इंक्लूसिवनेस, उसकी रक्षा करनी होगी। हमें संविधान की आत्मा की रक्षा करनी होगी। देश के आदिवासी आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, वो संविधान प्रदत्त अधिकारों को ही मांग रहे हैं। कम से कम वो तो दे दीजिए। मत दीजिए स्वायत्तता, आप नहीं देंगे, उनमें हिम्मत होगी तो वो लड़ करके लेंगे, नहीं मारे जाएंगे। लेकिन संविधान का सम्मान करने वाले तमाम आदिवासियों को इस संविधान से, इस देश से बहुत उम्मीदें हैं। आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं। आप उनके साथ खड़े होइए। ये लड़ाई आपकी और मेरी आपस की लड़ाई नहीं है। आप मुझे प्रतिपक्ष मत बनाइए, मैं आपको प्रतिपक्ष नहीं बनाता। ये हमारी साझी लड़ाई होनी चाहिए। कितना अजीब बात है कि किसी दलित का उत्पीड़न हो, किसी आदिवासी का उत्पीड़न हो तो आदिवासी उसके साथ खड़े हों, दलित का उत्पीड़न हो, दलित उसके साथ खड़े हों, किसी महिला का उत्पीड़न हो, महिलाएं उसके लिए सवाल उठाएं। क्या ये एक हेल्दी नेशन की पहचान है? एक स्वस्थ राष्ट्र की पहचान है जिसमें हम गर्व करते हैं सब लोग? मेरे ख्याल से थोड़ा इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर हम स्वयं को, अपने राष्ट्र पर गर्व करते हैं, अपने संविधान पर गर्व करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो एक दलित का उत्पीड़न होने पर देश के तमाम हिस्सों को तकलीफ होनी चाहिए। एक स्त्री का उत्पीड़न होने पर तमाम हिस्सों को तकलीफ होनी चाहिए। एक आदिवासी की जमीन छीनने पर, उसको शिक्षण संस्थाओं से बेदखल करने पर सभी हिस्सों को तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन ये दुखद है कि ऐसा नहीं है। मैंने लिखा स्टेटस, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, मेरे अध्यापकों को भी बुरा लगा होगा, कि जब ये मसला है कि आदिवासी एकदम बेदखल हो जा रहे हैं, दलितों और पिछड़ों की भागीदारी सिमट रही है, इसके खिलाफ हमारे प्रगतिशील सवर्णों का क्या नजरिया, जरा देखिए कितने स्टेटस लिखे हैं। जो डूटा में है उनका मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन उनकी मजबूरी है। बड़ी संख्या में वोट है SC ST OBC के, सबको खुश रखना है, प्रगतिशील दिखना है, वो झंडा उठा रहे हैं। लेकिन बाकी प्रभावशाली अध्यापक, प्रोफेसर, आलोचक, विद्वान कहां है वो? अगर कोई टीवी चैनल उनको इस पर बहस के लिए बुलाता है, इफ एंड वर्ड के साथ बात कहेंगे, सीधे सीधे नहीं कह सकते। अरे ये कहने में क्या हर्ज है, कह दीजिए कि हम आदिवासियों से हमारा कोई बैर नहीं है, हम चाहते हैं वो इसके हिस्सा हो इस लोकतंत्र का, हम उनका प्रतिनिधित्व बचाने की कोशिश करेंगे, हम उनके अधिकारों के साथ खड़े हैं। और ये डिलेमा भी मन में मत रखिए। अगर आप नहीं बचाना चाहते तो कहिए कि हम उनको नहीं पसंद करते, हमें उनकी शक्ल नहीं पसंद।
ये दोगलापन मत करिए। आप हितैषी भी बनना चाहते हैं, प्रगतिशील भी बने रखना चाहते हैं और एक बड़े तबके को बेदखल करना चाहते हैं पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था से। अब ये वक्त आ गया है कि हम अब इन चीजों को समझें। मैंने देखा कि कई लोग आज हमारे आदिवासी साथी बड़े निराश थे रोस्टर वाले मसले से, कह रहे थे कि हमारा गणतंत्र नहीं है। मैंने कहा साथी ऐसा मत कहिए, ये एक हमला है, एक दौर है, गुजर जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और लोग भी साथ आएंगे। आप निराश मत होइए, इस संविधान में आस्था अपनी बनाए रखिए, इस लोकतंत्र में, इस गणराज्य में जो हमको ताकत देता है, ये हमारी मजबूती है। और मैं देश से बाहर रह करके इस बात को और ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकता हूं। हमारा संविधान बहुत मजबूत और अच्छा संविधान है, उसकी हमको रक्षा करनी है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सिर्फ उनकी नहीं जिम्मेदारी जिन्होंने संविधान बनाया या उनके वंशज है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम संविधान की आत्मा को बचाएं। आप देखिए कितना आर्बिट्री। मुझे गरीब सवर्णों से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैंने एक स्टेटस लिखा, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, 4-5 साल पहले की बात है, कि अगर आप जब SC/ST में क्रीमी की बात करते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई ये फला आगे बढ़ गए हैं, दूसरे लोगों के लिए भी छोड़िए, दूसरे लोगों के लिए छोड़िए। मैंने कहा कि जरा एक बार गरीब सवर्णों के बारे में भी सोचिए। लोगों ने बहुत शेयर किया, उनको हिस्सेदारी दीजिए सत्ता में, लेकिन सबका एक तरीका होता है। जो अभी आनंद फानन में सवर्णों के लिए आरक्षण लाया गया, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ ना कहे, संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, 1 फरवरी से नोटिफिकेशन आ जाएगा, लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति जी साइन कर चुके हैं। लेकिन एक बात आप अपने अंतर्मन से पूछिए। अगर आप समझदारी और तर्क में यकीन करते हैं तो एक बार अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा से पूछिए कि कोई भी प्रावधान किए जाने से पहले क्या कोई अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए था? कितने सवर्ण वास्तव में गरीब हैं, उनका कोई अध्ययन नहीं होना चाहिए था? और जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है कि ये समानता के अधिकार को, ये बात सरकार को, ये अनुच्छेद नहीं रोकता कि समानता का अधिकार इससे बाधित नहीं होता कि अगर जिसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है उसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करे। एक बार ये देखें कि जिन लोगों के लिए आपने आरक्षण के विशेष प्रावधान किया है, 10% आरक्षण दिया है, उनकी हिस्सेदारी कितनी है, उनका प्रतिनिधित्व कितना है। एक बार ये अध्ययन होना चाहिए। एक बार जातिवार जनगणना के आंकड़ों को आप सामने ले आइए। क्यों डरते हैं उनसे? मैं दोनों एक जैसी पार्टियां हैं। कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तब भी वो सामने नहीं लाने वाले, क्योंकि डरते हैं। कई हमारे साथी कहते हैं किन लोगों ने फैसला किया, उनका जाति देखिए, उनकी जाति मत देखिए, सबकी जाति एक है। मंशा देखिए, किसकी मंशा क्या है। जातिवार जनगणना का जो डाटा है, जो इकट्ठा किया जा चुका, उसको पब्लिक करिए। किस तबके के पास में कितने संसाधन है। बहुत सारे लोगों को मीणाओं से दिक्कत है। मैं कहता हूं मीणाओं का डाटा भी सामने लेकर के आइए, अध्ययन करिए हर समुदाय का डाटा, उसकी कितनी जनसंख्या है और संसाधनों और नौकरियों पर उसका कितना कब्जा है, राजनीति में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। सारा डाटा सामने लाइए। सभी समुदायों को उनका उचित प्रतिनिधित्व दीजिए जिसकी संविधान वकालत करता है, लेकिन बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी शोध के इनको खुश करना है, इनको दे दीजिए। आप देखिए, इससे दूसरे समुदाय उठ खड़े होंगे, वो कहेंगे हमको ये विशेष प्रावधान चाहिए इस राज्य में। संविधान की हत्या मत करिए। संविधान हमारे पास सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत चीज है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, उनकी असहमतियां, मैं उनके असहमतियों का स्वागत करता हूं। वो सिर्फ ये ना कि देख लें और अरे देखो क्या बात करें। असहमति लिख करके दर्ज करिए, आप बताइए मुझे मैं भी करेक्ट करूंगा अपने आप को, लेकिन आप अपने विचार को परिवर्तनीय बनाइए। आपने जो जड़ विचार बना लिया, जो पूर्वाग्रह बना लिए, उनको आप बदलिए। एक बार जरा इस गणतंत्र को, इस लोकतंत्र को आदिवासियों के नजरिए से देखिए। उनकी जमीनें छीन ली,
उनके जंगल छीन लिए। और जंगल और जमीन का छीनने का मतलब ये नहीं कि अगर आपका प्लॉट छिनता है तो आप आंदोलन के लिए आते हैं ना। प्लॉट नहीं है वो, आपका 100 गज का प्लॉट या 200 गज का प्लॉट वो नहीं है आदिवासियों के लिए। जंगल और नदियां और पहाड़ वो उनके लिए अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है, उनके होने का सवाल है। उसके बिना वो नहीं जी सकते। वो सब कुछ छीन लिया आपने। थोड़ा बहुत जो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, उन शिक्षण संस्थाओं में नौकरियों के माध्यम से आ पा रहे थे, वो भी रास्ते बंद कर दिए। और आपको ये न्याय संगत लग रहा है? जरा सोचिए, 280 साल बाद में उसकी एसोसिएट की सीट बनेगी, 150 साल बाद में असिस्टेंट की सीट बनेगी। क्यों दिक्कत है आपको? अगर आपको उनके पढ़ाने से दिक्कत है, पढ़ाने पे बात करिए। एक सवर्ण अध्यापक को साथ में खड़ा करिए, एक दलित अध्यापक को, एक आदिवासी अध्यापक को, उन पर लेक्चर दिलवाइए। ये चुनौती हमको स्वीकार है, लेकिन पिछले दरवाजे से सारे दरवाजे बंद कर देना, पूरी शिक्षण व्यवस्था से उनको बाहर कर देना। जंगल छीन लिए, जमीन छीन ली, नदियां छीन ली, पहाड़ छीन लिए, अब पढ़ने का अधिकार भी छीन लेंगे। क्या यही न्याय है? जरा सोचिए, उन आदिवासियों के बारे में सोचिए जिन्होंने हमेशा से ईमानदारी से एक लड़ाई लड़ी और उनका विजन आपसे ज्यादा बड़ा था। वो ना केवल साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, बल्कि अंदरूनी सामंतवाद के खिलाफ भी लड़ रहे थे। उनके विजन में सत्ता में काबिज होने की मंशा नहीं है। उनके विजन में सत्ता में कोई हिस्सेदारी की मंशा नहीं है। किशन चौधरी जी, मैं आपका कमेंट पढ़ पा रहा हूं। आपको एक बार संविधान पढ़ना चाहिए कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है कि गरीबों के उन्मूलन के लिए। नरेगा है, उसके लिए तरह तरह की फेलोशिप है, तरह तरह की योजनाएं हैं। आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए है। एक बार डाटा देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, कल ही कई बार छप चुका है, किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। उस रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण है, इसलिए वो आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। माफ कीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं आपकी बात से। तो साथियों, यही बात मैं आपसे, ये किशन चौधरी जी, आपको मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए नहीं दिया गया था। आप कोई दस्तावेज इसी कमेंट में टैग कर दीजिए। भ्रामक है, अपर कास्ट को भ्रमाया गया। कहते हैं कि हम मेरिटधारी है, यही आपकी मेरिट है कि आपको ये भी नहीं मालूम कि 10 साल के लिए नहीं। आरक्षण के प्रावधान में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो 10 साल में रिव्यू करने की बात थी। शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में कोई 10 साल की बात नहीं थी। थोड़ा पढ़ लिया करिए, आप तो ज्ञानी माने जाते हैं। सुना है आपके अंदर बहुत मेरिट है, थोड़ा पढ़ने में क्या हर्ज है। थोड़ा पढ़िए, तर्कों के आधार पर बात करिए, साक्ष्यों के आधार पर बात करिए। हवा में बात करने से क्या हो? मुझे नहीं पता कि देश के आदिवासी क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, लेकिन मैं उनके लिए दुखी हूं, उदास हूं। आपको भी उदास होना चाहिए। अगर आप इस लोकतंत्र का हिस्सा उनको मानते हैं, तो आपने जो उनको बाहर कर दिया है, क्योंकि शिक्षा बदलाव का माध्यम बनती है, इसलिए शिक्षण संस्थानों से बाहर करने से शुरुआत हुई है। निजीकरण ने पहले ही वो काम कर दिया है कि कोई भी वंचित तबका उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। किशन चौधरी जी, फिर से आपका कमेंट आया है कि इस आरक्षण की वजह से पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार है। माफ करिए, आपकी ये भी गलत समझ है। पढ़ते क्यों नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पढ़िए थोड़ा। नौकरियां कितनी हैं? नौकरियां कम होने की वजह से लोग बेरोजगार है, आरक्षण की वजह से नहीं। आप अकेले सारी नौकरियां हड़प कर जाना चाहते हैं। 10 नौकरियां, उनमें किसी दूसरे तबके को नहीं आने देना चाहते। ये मिलकर के लड़ाई लड़िए, मैं आपके साथ हूं कि 10 की जगह पर 10 लाख नौकरियां होनी चाहिए, 10 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। हर बेरोजगार को नौकरी मिले, हर काबिल बेरोजगार को नौकरी मिले, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का हो। अपनी भ्रांतियों को, अपने पूर्वाग्रहों को कब बदलेंगे? मैं देखता हूं कि बहुत सारे सवर्णों के अंदर ये भ्रांति है कि ये आ गया है, नहीं तो मैं आ जाता वहां पे। ऐसा नहीं है। कितने लोग आ जाते? कल्पना करिए, मैं एक डिपार्टमेंट में हूं, कोई एक डिपार्टमेंट में एक जना आ जाता, एक जने के आने से सारे सवर्ण आ जाते।
ये कही कि नौकरियां ज्यादा होनी चाहिए। किशन चौधरी जी, फिर से आपका कमेंट में फिर से आपसे कहूंगा और मैं भारत की सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीबों के लिए नरेगा जैसी और नई योजनाएं शुरू करें, जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो। मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। आप समझिए कि प्रतिनिधित्व का सवाल और गरीबी का सवाल अलग अलग सवाल है, दोनों एक नहीं है। और जब गरीबी के सवाल की आप बात कर रहे हैं, तो जो ये 10% आरक्षण है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गरीबों में SC ST OBC को बाहर कर दिया। एक बार डेटा उठा के देखिए, 8 लाख की आपने जो सीमा तय करी है, 8 लाख से ऊपर एक बार रिकॉर्ड देखिए, सरकारी रिकॉर्ड, कितने लोग 8 लाख से ज्यादा आए हैं। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट देखिए, आप सचिव कमेटी की रिपोर्ट देखिए, थोड़ा पढ़ लिया करिए। कौन लोग हैं जो 20 रुपया प्रतिदिन पर गुजारा कर रहे हैं? आप 8 लाख की बात कर रहे हैं और 20 रुपए की बात है। 20 रुपए वाले को नहीं आने देंगे। देश की 80% आबादी 20 रुपए से कम पे गुजारा करती है। ये अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है, जरा उसको देखिए। 8 लाख के झांसे में मत आइए। पहले एक व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए, जातिवाद जनगणना के आंकड़े उजागर होने चाहिए, तब हम शायद सही नीतियां बना पाएंगे। खैर, मेरा इस गणतंत्र दिवस पर इस लाइव का लक्ष्य यही था कि आप जरा एक बार आदिवासियों की दृष्टि से, दलितों की दृष्टि से, पिछड़ों की दृष्टि से इस गणतंत्र को देखिए। अपना दृष्टि बिंदु बदल करके देखिए। आप जहां से देखते हैं उस देखने के आपके, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टि बिंदु गलत है, इसलिए आप सही तस्वीर ही नहीं देख पा रहे। सही तस्वीर देखने के लिए अपना ब्रॉडर करिए, नजरिया व्यापक करिए, चीजों को समझिए। और मैं फिर से आपको चुनौती दे रहा हूं कि अगर जिन समुदायों का जातिवार जनगणना में उनकी जनसंख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व आता है, उसमें अगर दलित आदिवासी जातियां भी होंगी, मैं उनकी बजाय जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनके साथ में खड़ा होऊंगा, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। किसके पास कितने संसाधन हैं, कितनी नौकरियां, एक बार अच्छे से अध्ययन तो कराइए इसका। किसने आदिवासियों के जंगल छीने हैं? किसने नदियों को बर्बाद किया है अपने मुनाफे के लिए? कौन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है? साथियों, जरा इस पर संवेदनशील होइए और शिक्षण संस्थाओं से उनको बाहर मत करिए। वे तो अपनी जगह पे लड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ आदिवासियों की, दलितों की या पिछड़ों की लड़ाई ना रहे। ये सामाजिक न्याय की और लोकतंत्र की, एक समावेशी लोकतंत्र की लड़ाई हो, जिसमें आप और हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें। तभी ये लड़ाई सार्थक होगी, तभी हम बेहतर देश, बेहतर मुल्क बना पाएंगे। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं।